हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश अड्डा वैकेडी सर। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंगो का चैप्टर 7 जिसका नाम है द इंटरव्यू। और आज इस वीडियो के माध्यम से इसके जितने भी जो चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं आज इसके माध्यम से आज अपन कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपको कराए जाएंगे। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की जो सीरीज रहेगी वो भी आपको कराई जाएगी। और जल्द ही आपके लिए क्लास 12th और 10th के लिए जितनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना रहने वाले वो भी आपको कराए जाएंगे। सुपर 50 की सीरीज आपको जल्द से जल्द है ना चालू कराई जाएगी। और ये आपकी 1-2 दिन में ही आपकी ये चालू स्टार्ट है ना कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फ्लेमिंगो चैप्टर 7 द इंटरव्यू। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में इंग्लिश अड्डा वैकेडी सर। चलिए स्टार्ट करते हैं द इंटरव्यू। इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले 2024-25 के लिए आज अपन इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। ये फिल्मों का चैप्टर आपका 7 है। इससे पहले आपके 6 चैप्टर आपका कराया जा चुका है आपको। इसके बाद में आपको 8 नंबर का आपका जो चैप्टर है वो आपको कराया जाएगा। जल्द से जल्द वो भी आपको देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर ही। चलिए देखिए द इंटरव्यू। और इसके जितने जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना रहने वाले हैं या ऐसे बोल सकते हैं अपन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं 2024-25 के लिए वो आज अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं द इंटरव्यू और इसके जितने भी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप जल्द से जल्द है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जितने भी ये वीडियोस वगैरह जो रहेंगी आपके जो भी कंटेंट है ना रहेगा आपका वो आपके जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा आप लोग, जिससे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। अगर आप किसी को इस चैप्टर की आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8602562790 पर है ना संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको जल्द से जल्द है ना आपको पीडीएफ है ना प्रोवाइड है ना करा दी जाएगी। ये हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है, आप जिस पे क्लिक करके डायरेक्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल तक ना पहुंच सकते हैं इंग्लिश अड्डा वैकेडी सर। चैप्टर 7 फ्लेमिंगो। इसका नाम है आपका द इंटरव्यू। इसके राइटर हैं आपके क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का जन्म है ना 1959 में होता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ की पॉइंट्स जो रहेंगे इसके बारे में अपन पहले जान लेते हैं। चलिएगा, ये जो आपका द इंटरव्यू है, इंटरव्यू को बोला जाता है हिंदी में साक्षात्कार। साक्षात्कार। और इस साक्षात्कार जो वर्ड है आपका वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है, साक्षात प्लस कार। चलेगा, इसके कुछ की पॉइंट्स देखिए आप। फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। ऐसा माना जाता है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू एडिटेड बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, यानी एक किताब होती है जिसका नाम होता है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू की एक किताब होती है जिसको एडिटेड किया गया था क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज की एक जो किताब जो थी उसको संपादित किया गया था किसके द्वारा, आपके ना क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जी के द्वारा। ये बात क्लियर है तक, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए आप, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वाज बोर्न, यानी क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का जन्म होता है इन 1959। कब होता है इनका जन्म है ना, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का जन्म 1959 में होता है। आगे देखिए कुछ आपका तीसरे नंबर का पॉइंट, ही वॉज अ स्टूडेंट, वह एक छात्र थे, ऑफ हिस्ट्री, किसके छात्र थे आपको ना, एक हिस्ट्री के ना छात्र थे, एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज, यानी कैम्ब्रिज में पीटर हाउस में क्या था, ये हिस्ट्री के एक है ना आपके छात्र थे, इतिहास के छात्र रहे हैं, ये इतिहास के छात्र रहे थे।
नेक्स्ट वन देखिए, ही वाज ए रिपोर्टर, वो एक रिपोर्टर थे फॉर प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर्स। इन्होंने बेटे प्राइवेट आई के तौर पर इन्होंने 10 ईयर्स 10 साल तक है ना, इन्होंने रिपोर्टर के तौर पर भी है ना काम किया हुआ है। ठीक है। नंबर 5 देखिए, स्टार्टिंग ऑफ इंटरव्यू, ये आपका इसका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका पॉइंट है। स्टार्टिंग ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू की जो शुरुआत मानी जाती है इज अबाउट लगभग 130 ईयर्स एन एगो, 130 साल पहले। ऐसा माना जाता है कि 130 साल है ना पहले आपके इंटरव्यू की शुरुआत है ना मानी जाती है। क्लियर बात तक? आगे देखिएगा। दिस टॉपिक हैज बीन टेकन, इस टॉपिक को लिया गया है फ्रॉम द एक्सपर्ट द पेंगुइन बुक, यानी द पेंगुइन बुक नाम की आपकी जो एक्सपर्ट जो थी उससे इस टॉपिक को ना लिया गया, जिसको एडिट किसके द्वारा किया गया था, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर के द्वारा ना किया गया था। आगे देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 7 नंबर, द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। आजकल क्या है बेटा, जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता का मुख्य जो साधन या जो आम साधन है ना बेटा, आपका कौन बन गया, आपका इंटरव्यू ना बन चुका है। इंटरव्यू के माध्यम से अपन जितनी प्रकार की जानकारी है वो अपन प्राप्त ना कर सकते हैं। क्लियर बात है तक? ये क्या बन गया, आपका कॉमन प्लेस बन चुका है। इकोस इंटरव्यू, इको का जो इंटरव्यू है रिफ्लेक्ट्स यानी दर्शाता है हिज अप्रोच टू हिज टू राइटिंग्स एकेडमिक परस्यूट्स एंड इज फेमस नॉवल। ये जो आपकी अप्रोच है, इकोस इंटरव्यू रिफ्लेक्ट्स दर्शाता है हिज अप्रोच टू राइटिंग एकेडमिक परस्यूट्स एंड इज फेमस नॉवेल द नेम ऑफ द रोज। यानी आपका जो द नॉवेल, एक नॉवेल था द नेम ऑफ द रोज नाम का एक नॉवेल था, उसके बारे में ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन दर्शाने का काम ना करता है, ये जो इंटरव्यू जो रहता है उसके बारे में। ठीक है। आगे देखिएगा। इसमें कुछ करेक्टर्स थे। पहले करेक्टर का नाम है आपका अमृत इको, दूसरा आपका बीएस नायपाल, उसके बाद ल्यूस कैरोल, एच जी वेल्स, उसके बाद रूडयार्ड किपलिंग। ये इनमें मेन करेक्टर्स माने जाते हैं। इस टॉपिक में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगा आपका अमृत को देखने को मिलेगा, इसका इंटरव्यू लिया था इस टॉपिक के माध्यम में। ठीक है, आगे देखिएगा। ये इनके बारे में कुछ जानकारी है। अमृत इको इटालियन राइटर, एकेडमिक एंड फिलोसोफर रहे थे। दूसरा पॉइंट देखिए, बीएस नायपाल त्रिनिदियम, ब्रिटिश राइटर एंड नोवेल लॉरेट। उसके बाद देखिए लुइस कैरोल, प्रोफेशन इंग्लिश राइटर, मैथमेटिशियन एंड फोटोग्राफर रहे हैं लुइस कैरोल। इनके जितने भी करेक्टर्स जो बताए जा रहे हैं आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि ये आपके किसी भी आपके एक्सट्रैक्ट में आ सकते हैं। क्लियर बात आता? एच जी वेल्स प्रोफेसर रहे, इंग्लिश राइटर एंड हिस्टोरियन रहे हैं, ये इतिहासकार जिसको अपन बोलते हैं। रूडयार्ड किपलिंग प्रोफेशन इंग्लिश पोएट, एक इंग्लिश के पोएट रहे थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे एंड नॉवेलिस्ट, और एक अच्छे उपन्यासकार भी है ना ये माने जाते हैं रूडयार्ड किपलिंग। चलिएगा आगे देखिए। लेसन 7 द इंटरव्यू। इसका पहला क्वेश्चन से आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज। पॉजिटिव व्यूज का मीन्स होता है आपका सकारात्मक, पॉजिटिव व्यूज का मीन्स होता है आपका सकारात्मक, यानी कुछ इंटरव्यू के आपके सकारात्मक दृश्यों के बारे में, व्यूज के बारे में आपको बताना है। और इंटरव्यू यानी इंटरव्यू के आपके कुछ है ना सकारात्मक व्यूज के बारे में आपको दर्शाना है। तो आपके क्या सकारात्मक है ना दृश्य जो थे या व्यू जो थे इंटरव्यू के, वो क्या क्या है, इसके माध्यम से आपको ना बताना। व्हाट आर सम ऑफ दी पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यू। आंसर देखिए आप इसका, फॉलोइंग आर दी पॉजिटिव व्यूज ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू के कुछ सकारात्मक जो व्यूज हैं वो आपके निम्नलिखित है। निम्न, पहला पॉइंट कह रहा है इट इज सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। यह एक माध्यम है ऑफ कम्युनिकेशन, यह संचार या संवाद का, यह संचार या संवाद का एक है ना माध्यम है। इंटरव्यू क्या है ना आपका एक कम्युनिकेशन का एक ना माध्यम माना जाता है। दूसरा कह रहे हैं बी गॉट टू नो, हम जान सकते हैं, बी गॉट टू नो यानी हम जान सकते हैं व्यू, हम व्यू वन दृश्य के बारे में जान सकते हैं। ऑफ आवर कंटेम्पोरेरीज, कंटेम्पोरेरीज का मीन्स होता है समकालीन, हम अपने समकालीन
समकालीन का मतलब होता है साथ साथ जो चलने वाली चीजें होती है उसके बारे में अपन जान सकते हैं थ्रू इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू के माध्यम से हम अपने समकालीन दृश्यों के बारे में, समकालीन बातों के बारे में हम जानकारी ना प्राप्त कर सकते हैं या जान सकते हैं। आपका तीसरा नंबर का पॉइंट कह रहा है अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रांड। डेनिस ब्रांड के अनुसार, अकॉर्डिंग का मीन्स होता है के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डेनिस ब्रांड के अनुसार ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेस अस थ्रू इंटरव्यू। यानी आपका एक डेनिस ब्रांड एक व्यक्ति का नाम है जो कि जिसके माध्यम से बताया जा रहा है। डेनिस ब्रांड के ना अनुसार ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट, यानी प्रत्येक जो महत्वपूर्ण जो चीजें हैं रीचेस हमारे पहुंचती हैं आसमान हमारे तक थ्रू इंटरव्यू, माने इंटरव्यू के माध्यम से हमारे पास जितनी भी जो महत्वपूर्ण जो चीजें या जो बातें होती है वो हम तक ना पहुंचती हैं। किसके माध्यम से? इंटरव्यू के ना द्वारा या इंटरव्यू के ना माध्यम से। क्लियर बात आता तक? तो ये आपके कुछ है ना इंटरव्यू को कुछ है ना सकारात्मक व्यूज थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे ना, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हु माने कौन, हु इन टुडेज वर्ल्ड माने आज की दुनिया में ना कौन, इज अवर माने हमारा चीफ सोर्स, यानी हमारा मुख्य साधन ना क्या है, ऑफ इंफॉर्मेशन। मुख्य साधन ना क्या है? ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मीन्स होता है जानकारी का, एक जानकारी का एक मुख्य साधन ना क्या है? अबाउट पर्सनैलिटीज, यानी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी का आज की दुनिया में हमारा मुख्य साधन ना क्या है या कौन है। तो ऐसा माना जाता है कि जो मुख्य साधन आज की दुनिया में किसी भी इंसान की जानकारी या किसी भी जानकारी को प्राप्त करना है, वो इंटरव्यू से अच्छा कोई भी जानकारी अपन अपन तक ना नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए क्या होता है इस जगह पे इंटरव्यू को ना एक चीप सोर्स के रूप में भी ना देखा जाता है। तो देखिए इधर है ना आंसर देखिए, इंटरव्यू इज द चीप सोर्स, यानी इंटरव्यू को इसको चीप सोर्स यानी मुख्य साधन माना जाता है ऑफ इंफॉर्मेशन जानकारी का, अबाउट पर्सनैलिटीज यानी व्यक्तित्व के बारे में, इन टुडेज वर्ल्ड मानी आज की दुनिया में पर्सनैलिटीज के जो मुख्य साधन जानकारी का जो मुख्य साधन जो माना जाता है वो आपका इंटरव्यूज का नाम माना जाता है। ये बात क्लियर है तक? क्योंकि इंटरव्यू के माध्यम से हम अपने जितने भी समकालीन व्यूज जो रहते हैं उनके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और इसके माध्यम से जो भी अपन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी टाइम की हो उसके माध्यम से हम अपन आसानी तक है ना प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसको आज की दुनिया में एक मुख्य साधन के रूप में भी है ना देखा जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई का मीन्स होता है क्यों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3, वाई का मीन्स माना जाता है आपका क्यों। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स, यानी ऐसा माना जाता है जो ज्यादातर सेलिब्रिटी जो लोग रहते हैं राइटर्स, ऐसा माना जाता है जो सेलिब्रिटी जो राइटर्स वगैरह जो रहते हैं, जो बड़े बड़े जो आपके राइटर्स वगैरह जो रहते हैं, लेखक ना रहते हैं, डेस्पाइस बिंग इंटरव्यू, वो इंटरव्यू को देने से ना क्यों कतराते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं वो ना आपके इंटरव्यू देने से ना क्यों बचते हैं। बचना कह लीजिए आप इस जगह पे, या कतराना कह लीजिए, यानी बहुत सारे जो फेमस फेमस जो आपके सेलिब्रिटी जो लोग रहते हैं, राइटर्स जो लोग रहते हैं, वो इंटरव्यू को देने से ना क्यों कतराते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ये ना क्यों बचते हैं इंटरव्यू से। तो देखिए सम सेलिब्रिटी राइटर्स यानी कुछ सेलिब्रिटी राइटर्स यानी कुछ लेखक है ना, डेस्पाइस बिंग इंटरव्यू माने इंटरव्यू देने से बचते हैं या कतराते हैं, बिकॉज माने क्योंकि, दे थिंक क्योंकि वे सोचते हैं, दे थिंक यानी क्योंकि वे सोचते हैं, दैट माने ना कि वे सोचते हैं कि एन इंटरव्यू ने एक जो इंटरव्यू है या एक साक्षात्कार इज एन अनवारंटेड इंट्रूजन। अनवारंटेड इंट्रूजन का मीन्स होता है अनुचित घुसपैठ माना जाता है, कि कोई भी आपका जो इंटरव्यू है एक अनुचित ना घुसपैठ है इनटू देयर लाइफ यानी हमारे जीवन में। ऐसा माना जाता है कि ये जो इंटरव्यू जो रहता है एक अनुचित घुसपैठ है, अनवारंटेड। दे फील उनको लगता है, दैट माने न कि, इट माने यह, उनको लगता है कि यह, समहाउ माने किसी प्रकार से, डिमिनिशेस देम उनको ऐसा लगता है कि ये हमको किसी प्रकार से डिमिनिश का कर देगा। डिमिनिश का मतलब होता है कम कर देगा, या ऐसे सोचते हैं ये लोग ना कि जो हमारी जो ख्याति है पॉपुलैरिटी है, इसको ये क्या करेगा, एक इंटरव्यू हमारी ख्याति को या एक कह सकते हैं इस जगह पे ना पॉपुलैरिटी जो रहती है इनकी ना वो उनको का कम कर देगा या डाउन का कर देगा। इसलिए ये लोग क्या करते हैं इंटरव्यू को देने से ना कतराते हैं, हमेशा कतराते हैं या ना बचते हैं। ये बात क्लियर आता है क्या? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये हमारी ख्याति को गिरा देगा, इसलिए ये लोग है ना इंटरव्यू देने से ना कतराते या बचते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स। व्हाट इज द बिलीफ इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स है ना, सम का मीन्स होता है कुछ, प्रिमिटिव का मीन्स होता है कुछ प्राचीन संस्कृतियों में, संस्कृतियों में अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड। देखिए, ऐसा माना जाता है कभी कभार है ना कि व्हाट इज द बिलीफ, यानी क्या माना जाता है इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, यानी कुछ प्राचीन संस्कृतियों में अबाउट बीइंग फोटोग्राफ, यानी फोटोग्राफ लेने के बारे में कुछ प्राचीन संस्कृतियों में आज भी ना क्या माना जाता है। तो देखिए इधर ना, प्राचीन संस्कृतियों में ऐसा पहले माना जाता था कि कोई भी किसी प्रकार से किसी की फोटो नहीं लेता था। अगर कोई इंसान किसी भी व्यक्ति की फोटो ले लेता है तो ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने, जिस इंसान ने उसका फोटो लिया हुआ है, उसकी आत्मा को निकाल के ना रख दिया हो, ऐसा उस सामने वाले व्यक्ति को लगता था। तो प्राचीन संस्कृतियों में ऐसा माना जाता था फोटोग्राफ्स लेने के बारे में, लेकिन आजकल ट्रेंड अलग है। आजकल रील का जमाना, नॉट रियल का जमाना। तो आजकल रील का जमाना, रियल का नहीं है। चलिए देखिए, इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स, यानी कुछ प्राचीन संस्कृतियों में, इट इज बिलीव्ड, यानी ऐसा माना जाता है, दैट माने ना कि, इफ माने यदि, समवन टेक्स, यदि कोई लेता है, टेक्स ऑफ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, ऐसा लगता है कि कोई भी जो ऐसी प्राचीन संस्कृति में, इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स है ना, इट इज बिलीव्ड, यानी ऐसा माना जाता है, दैट माने ना कि इफ समवन टेक्स अ फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि कोई किसी का फोटोग्राफिक यानी छायाचित्र न लेता है, ऑफ समबडी माने किसी व्यक्ति का ना छायाचित्र या फोटो न लेता है, तो ऐसा लगता है कि वन इज स्टीलिंग, यानी उसने चुरा ली हो, चुरा लेना, उसने चुरा ली हो, दैट पर्सन सोल, पर्सन का मीन्स होता है बेटा व्यक्ति की, सोल यानी उसने उस व्यक्ति की आत्मा को है ना चुरा लिया हो, ऐसा माना जाता था। यानी कह सकते हैं इस जगह पे कि पहले के जमाने में या प्राचीन संस्कृतियों में किसी प्रकार से कोई फोटोग्राफ्स लेने के बारे में मान्यता नहीं थी, और कोई इंसान किसी व्यक्ति का धोखे से भी अगर फोटो ले लेता था तो ऐसा माना जाता था कि एक उस इंसान ने उस व्यक्ति की आत्मा को ना चुरा लिया। क्लियर बात था। चलिए देखिए आप लोग, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं, बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स। थंबप्रिंट्स का मीन्स होता है अंगूठे का निशान, यानी आप अंगूठे के निशान से आप क्या समझते हैं, ऑन इज बाइंड पाइप। बाइंड पाइप का मीन्स होता है श्वास नली पर, श्वास नली, श्वास नली पर अंगूठे के निशान से, श्वास नली पर अंगूठे के निशान से आप है ना क्या समझते हैं। क्लियर बात है तक। तो श्वास नली पर अंगूठे का जो निशान रहता है से आप क्या समझते हैं, लेखक क्या कहना चाह रहा है इस जगह पे। तो देखिए इधर, थंबप्रिंट्स यानी जो अंगूठे का जो निशान नॉर्मली तो आता नहीं है, या तो ऐसा लगता है किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की गर्दन को दबा दिया हो तभी अंगूठे का निशान आएगा श्वास नली पर है ना, इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी बनती नहीं है। तो देखिए इधर, तो थंबप्रिंट्स यानी अंगूठे का निशान ऑन इस बैंड पाइप, यानी श्वास नली पर अंगूठे का जो निशान है, मीन्स माने इसका अर्थ है, दैट माने कि इट वाज एज इफ, यानी ऐसा माना जाता है, समबडी माने किसी ने, समबडी वाज होल्डिंग हिम बाय हिज नेक, यानी ऐसा माना जाता था किसी व्यक्ति ने उसकी गर्दन को बेटे ना पकड़ लिया या दबा दिया, और ही ग्रेप्ड हिज नेक, और किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी गर्दन को ना दबा दिया गया हो। तो ऐसा लगता है इस जगह पे कि कोई एक व्यक्ति एक दूसरा जो व्यक्ति है उसकी गर्दन को ना दबाता है, ऐसा करने पर क्या होता है, अंगूठे का जो निशान है उसकी श्वास नली पर है ना आ जाता है। क्लियर आता था। तो इस तरह से लेकर कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा था आपसे इस जगह पे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज बैंड पाइप। तो थंबप्रिंट्स ऑन हिज बैंड पाइप का जो मीन्स है, श्वास नली पर अंगूठे का जो निशान जो माना जाता है वो किससे माना जाता है बेटा आपके ना, आपको किसी अंगूठे का दबाने पर, किसी की नेक को यानी गर्दन को दबाने पर, उस पर जोर से दबाएंगे तो अपन क्या होगा, उस जगह पे उसका अंगूठे का निशान है ना उस जगह पे आ जाएगा। क्लियर बात आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे ना, व्हाट, व्हाट का मीन्स होता है आपका क्या, व्हाट वाज
डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल। डिस्टिंक्टिव का मीन्स होता है खास बात। तो यानी खास बात है ना क्या थी, अबाउट माने के बारे में, इकोस माने इको की एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, यानी इको की जो एकेडमिक यानी अकादमिक जो लेखन जो शैली थी, इको की जो लेखन जो शैली थी उसमें, उस शैली में उसकी ना क्या खास बात है ना थी। चलिए देखिए। हिज स्कॉलरली वर्क्स, यानी उसके विद्वतापूर्वक ना बेटा वर्क्स यानी कार्य, हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। ऐसा माना जाता है उस जगह पे ना कि हिज स्कॉलरली वर्क्स हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। ऐसा माना जाता है उस जगह पे कि उसकी बेटे जो लेखन जो शैली थी उसकी पर्सनल क्वालिटी मानी जाती है इस जगह पे, पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। इट इज मार्क डिपार्चर, एक ना खास बात थी, फ्रॉम आर रेगुलर एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, यानी उनमें जो एक जो रेगुलर की जो एकेडमिक राइटिंग स्टाइल जो थी या लिखने का जो तरीका था उनसे जो एक अलग प्रकार की ना उनकी है ना शैली में या लेखन शैली में उनकी खास बातें ना मानी जाती है। हिज अप्रोच, उनकी जो अप्रोच है यानी उनकी जो सोच है, हिज अप्रोच इज इनफॉर्मल, उनकी सोच कैसी थी है ना अनौपचारिक ना थी। ये राइट्स यानी वो लिखता है इवन एन ऐसे इन आ फिक्शन स्टाइल। देखिए ऐसा माना जाता है कि वो जिस प्रकार के जो ऐसे वगैरह जो लिखता है वो किसमें लिखता है आपका ना एक फिक्शन स्टाइल में लिखने का काम है ना करता है। क्लियर बात आता है। तो देखिए, तो लेखक कह रहा है इस जगह पे कि व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोस एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, यानी जो इको नाम का जो व्यक्ति जो था उसकी लेखन शैली में क्या खास बातें ना मानी जाती है। तो उसकी लेखन शैली में एक ही खास बात मानी जाती है कि जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल है ना लिखता है ना उससे उसकी क्वालिटी ना जो थी वो एक अलग प्रकार की ना मानी जाती है। देखो लिखा गया पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, इट इज मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, यानी बेटा आपका जो रेगुलर एकेडमिक जो राइटिंग स्टाइल जो थी उनसे उसकी ना बेटे स्टाइल जो थी वो बहुत है ना अलग थी या डिफरेंट ना थी या खास थी। हिज अप्रोच इज इनफॉर्मल, उसकी जो सोच जो थी वो किस प्रकार थी, इनफॉर्मल थी। विराट्स माने लिखता है इवन एंड ऐसे इन अ फिक्शन स्टाइल, यानी वो एक ऐसे भी जो लिखता है किसमें लिखता है आपका फिक्शन स्टाइल में लिखने का काम है ना करता है। ठीक है चलिए आगे देखिए नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे, डू यू थिंक, डू यू थिंक आपको क्या लगता है अम्ब्रोटो इको लाइक्स, क्या अम्ब्रोटो इको ना पसंद क्या करता है बीइंग इंटरव्यू, क्या अम्ब्रोटो इको इंटरव्यू को देना पसंद करता है, आपको क्या लगता है इस बात में। गिव रीजन, आपको कारण बताना या कारण ना देना है। फॉर योर ओपिनियन, यानी आपको अपने विचार का कारण है ना आपको बताना। चलिए, तो डू यू थिंक अम्ब्रोटो इको लाइक्स बीइंग इंटरव्यूड, आपके हिसाब से बताना है कि जो अम्ब्रोटो इको नाम का जो व्यक्ति जो था क्या उसे इंटरव्यू देना पसंद था या नहीं था। तो देखिए अपन कह सकते हैं कि जो अम्बर्टो इको नाम का जो व्यक्ति जो था उसने जितने भी जो क्वेश्चन है ना जो पूछे गए थे ऑथर के द्वारा या राइटर के द्वारा उसके सही तरीके से जवाब देता है और हंसते हुए जवाब देने का काम है ना करता है। तो अपन कह सकते हैं इस जगह पे उसको ना पसंद था। तो देखिए यस माने हाँ, अम्बर्टो इको लाइक्स माने पसंद है, बीइंग इंटरव्यूड यानी अम्बर्टो इको को इंटरव्यू देना ना बेटे आपको पसंद है, बिकॉज माने ना क्योंकि, ही गिफ्ट माने वो देता है क्योंकि वो देता है आंसर, क्या देता है यानी सही प्रकार के ना जवाब देता है। बिकॉज ही गिव्स आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चन है ना, यानी सभी प्रकार के जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों के कैसे जवाब देता है ना, सभी क्वेश्चंस के जवाब ना देता है वेरी पोलाइटली, बहुत आरामदायक तरीके से बहुत आसानी के साथ इन सभी क्वेश्चंस के जवाब देने का काम करता है। एंड लाफिंगली, लाफिंगली का मतलब होता है इन सभी क्वेश्चंस के जो जवाब है ना वो हंसते हंसते देने का काम है ना करता है। ठीक है आगे देखिए, ही टेल्स वो बताता है ऑल द डिटेल्स, जितनी भी जो जानकारी होती है वो जो पूछी जाती है उन सभी के बारे में जानकारी देने का काम करता है। ऑफ हिज लिटरेसी, साक्षरता के बारे में, वो अपनी जितनी भी जानकारी साक्षरता एंड फिलोसॉफिकल वर्क्स यानी जो दार्शनिक जो वर्क्स जो थे उनके बारे में सभी प्रकार की जानकारी देने का काम है ना करता है। क्लियर बात है तो अपन ऐसे कह सकते हैं इस जगह पे ना यस अम्ब्रोटी को लैक्स बीइंग इंटरव्यूड, तो अम्ब्रोटी इको को इंटरव्यू देना ना पसंद था। ठीक है क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन फॉर दी यू सक्सेस, व्हाट का मीन्स होता है आपका क्या,
व्हाट इज द रीजन, माने क्या कारण था या क्या कारण है, फॉर दी ह्यूज सक्सेस, माने इतनी बड़ी सफलता का क्या कारण है, ऑफ द नोवेल, यानी उस नोवेल की ना इतनी बड़ी सफलता का ना क्या कारण था। उस नोवेल का नाम था आपका द नेम ऑफ द रोज, यानी द नेम ऑफ द रोज नाम का एक आपका नोवेल जो था, उसकी इतनी बड़ी सफलता का ना क्या कारण था। ठीक है, देखिए, तो द पब्लिशर प्रकाशक, द पब्लिशर डिड नॉट एक्सपेक्ट, प्रकाशक को बिल्कुल भी है ना उम्मीद देना नहीं थी, उम्मीद होना, टू सेल वाले बिकने की उम्मीद नहीं थी, मोर देन 3,000 कॉपीज ऑफ दिस बुक, माने इस किताब की 3,000 कॉपी से ज्यादा बिकने की है ना जो पब्लिशर जो था उसको ना उम्मीद है ना नहीं थी। ठीक, आगे देखिए, बट यानी कि लेकिन इट वाज सोल्ड, लेकिन है ना बिक गई थी, बिटवीन माने के बीच में, बिटवीन 10 to 15 मिलियंस, लेकिन है ना ये जो कॉपियां जो थी इसकी ना 10 से 15 मिलियन से ना कॉपीज है ना बिक गई थी ऑफ द बुक, माने इस किताब की। अमृत ई को कंसिडर इसको मानता है, इट इज अ मिस्ट्री, इसको क्या मानता है, एक मिस्ट्री यानी कि एक है ना रहस्य ना मानता है। द रीजन इज नॉट क्लियर, इसका जो रीजन है वो बिल्कुल भी स्पष्ट है ना नहीं था, नहीं है। यानी जो अमृत इको नाम का जो व्यक्ति जो था, इसका जो रीजन जो होता है इसको बिल्कुल भी है ना रहस्य मानता है, और ये कहता है कि इसका मुझे खुद नहीं पता पता हुआ है कि ये किस प्रकार से कैसे हुआ, मुझे केवल उम्मीद थी 3,000 कॉपी से ज्यादा बिकने की बिल्कुल भी उम्मीद ना नहीं थी, लेकिन इसकी जो कॉपियां हैं 10 to 15 मिलियंस कॉपी से ना एक की है ना इसकी सोल्ड हो चुकी थी। द रीजन इज नॉट क्लियर, इसका जो भी है ना रीजन जो था इसको बिल्कुल भी मुझे ना पता नहीं है, या इसका एक जो रीजन है वो एकदम है ना रहस्य बना हुआ है मेरे लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज इको फाइंड, हाउ का मीन्स होता है कैसे, हाउ डज इको फाइंड, एंड इको को कैसे मिलता है टाइम, यानी इको को इतना समय ना कैसे मिल जाता है टू राइट सो मच, यानी इको को इतना समय ना लिखने के लिए ना कैसे ना मिल जाता है। चलिए, तो देखिए, इको सेज दैट, एंड इको कहता है दैट माने ना कि वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइफ, इको कहता है कि हमारे पास ना हमारे जीवन में बहुत सारे ना खाली है ना समय, एम्प्टी स्पेस यानी खाली है ना बहुत सारा समय। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये फाइंड्स माने पाता है, एम्प्टी स्पेस यानी खाली समय पाता है, वाइल माने जब, वाइल गोइंग जब वो जाता है, अप इन अ लिफ्ट जब वो लिफ्ट में ना जाता है, जब वो लिफ्ट में ना जाता है तब उसको खाली समय ना मिलता है। तो ही वर्क्स माने, ई वर्क्स माने वो काम करता है इन दीज एम्प्टी स्पेस, तो वो क्या करता है इन खाली समय में भी क्या करता है काम करने का काम है ना करता है। इस प्रकार से वो जो लेखक होता है वो अपने समय को बचाता है, और बचाते बचाते क्या करता है इस पुस्तक को लिखने का काम है ना करता है। तो यहीं पे ये कहा जा रहा है इस जगह पर, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, इको को इतना समय कैसे मिल जाता है। तो इको कहता है कि मैं जब भी है ना लिफ्ट वगैरह में भी जाता हूँ तो वो जो समय मुझे खाली ना मिलता है उस समय में भी काम करने का काम है ना करता हूँ। ठीक है, तो ही वर्क्स इन दीज एम्प्टी स्पेसेस। आगे देखिएगा, इसका क्वेश्चन आपका 10 लास्ट क्वेश्चन से ना रहेगा, डेड अम्बर्टी को कंसीडर क्या अम्बर्टी को कंसीडर क्या मानता है हिमसेल्फ, माने अम्बर्टो इको नाम का व्यक्ति है वो खुद को ना क्या मानता है क्या समझता है, ए नोवेलिस्ट फर्स्ट, खुद को एक नोवेलिस्ट समझता है, और एन अकेडमिक स्कॉलर, या वो खुद को अपना एक अकेडमिक स्कॉलर समझने का काम है ना करता है। तो देखिए आंसर देखिए, अम्बर्टो इको कंसीडर मानता है हिमसेल्फ माने खुद को ए स्कॉलर फर्स्ट, क्या मानता है अपने आप को एक स्कॉलर मानने का काम है ना करता है। ठीक है, तो ये आपके जितने भी इस टॉपिक में जो क्वेश्चन है ना जो थे आपको ना वन बाई वन आपको एक्सप्लेन किए गए, और इसको आप टॉपिक को अच्छे से लर्न कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम का कर रहा हूँ तो आप हमारे चैनल पर है ना कमेंट्स कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी ना मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी दिक्कत है तो आप वीडियोस को आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, जिससे आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी आपको ना सॉर्ट आउट हो सकती है। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा आप लोगों ने। और एक आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये आपके लिए कि आपके क्लास 10th और 12th के लिए बोर्ड के एग्जाम नज़दीक है, और इसी के आगे सोचते हुए अपन ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, लगभग 50 क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करें जो कि आपके मोस्ट क्वेश्चंस है ना रहने वाले हैं जो कि आपके एमपी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको तैयार किए गए हैं।
और वो जल्द से जल्द है ना सीरीज स्टार्ट कराई जाएगी। तो जितने भी आपको जो दोस्त वगैरह जो हों, आपके रिलेटिव्स वगैरह, आपके छोटे भाई बहन सिस्टर्स वगैरह जो भी हों, आप उनसे एक आप बोल सकते हैं, और आप इस चीज़ का, आपको इस सीरीज का आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे आपके एक इस चीज़ को करने के बाद आपके एक अच्छे नंबर आने की ना एक उम्मीद ना रहेगी। तो इस चैनल पर आपके क्लास 10th और 12th के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उन सबको ना कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। इंग्लिश अड्डा अकेडमी सर। अगर वीडियो को आपने अभी तक शेयर नहीं किया हो तो आप शेयर कीजिएगा ज़रूर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स रहती है तो आप हमारे नंबर पर है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जल्द से जल्द है ना आपकी वो समस्या का समाधान है ना किया जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेसन 8 में मिलेंगे आपसे।